जय हिंद जय भारत। आज हम देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है। इससे पहले हमने जो परावर्तन की घटना थी वो संपूर्ण देख ली थी। अब हम देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन। देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। हमारे पास कोई भी अगर कोई पृष्ठ हो, चिकना पृष्ठ है ये, और हमने इसके बोल देते हैं ए और बी। तो ए और बी कोई पृष्ठ है जिसको हम कांच का पृष्ठ या कोई भी पृष्ठ ले सकते हैं। इस पर अगर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, अब देखो ये प्रकाश की किरण आपतित हो गई, तो आपतित होने के बाद अब देखो ये दूसरे माध्यम में जब जाएगी तो ये अपनी दिशा से विचलित हो जाएगी, मतलब इसकी चाल परिवर्तित हो जाएगी। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो पृष्ठ है उसके ऊपर वाला माध्यम एक ले लेते हैं और इस माध्यम इसको कह देते हैं दो। मतलब पृष्ठ से ऊपर का जो माध्यम है वो एक है और पृष्ठ से नीचे का माध्यम है दो। तो प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम से होती हुई दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब देखो, विचलित होने का मतलब है कि ये देखो जानी तो चाहिए सीधी, अब या तो ये इधर थोड़ी झुक जाएगी या फिर दूर हट जाएगी। इसी को हम बोलते हैं कि मार्ग से विचलित होना। अब देखो ये कब तो झुकेगी और कब ये दूर हटेगी वो देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास माध्यम दो प्रकार के होते हैं, जिसको एक को तो विरल माध्यम कहा जाता है और एक को सघन माध्यम। यह है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम, जो हमारे पास दो माध्यम होते हैं। अब विरल और सघन माध्यम क्या होते हैं, देखो जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई भी दो माध्यम हैं या फिर हमारे पास जैसे नीचे जल है ये। अब जल में जो कण हैं, जल की जो कण हैं वो बहुत पास पास स्थित होते हैं। वही अगर हम बात करें कांच की, तो कांच के अंदर जब देखते हैं कि कांच के कण और भी पास पास होते हैं। अच्छा, अब यहाँ से आप मेरे को बताओ कि किसमें कण पास पास होंगे और किसमें कण दूर दूर होंगे। तो इसका मतलब है कि वायु में तो कण दूर दूर स्थित होते हैं, जबकि कांच के अंदर जो है वो कण पास पास स्थित होते हैं। तो जिसमें कण जो दूर दूर होंगे उसको हम बोलेंगे विरल माध्यम, और जिसमें जो कण बहुत पास पास होंगे उसको बोलेंगे सघन माध्यम। और ये हम तब डिसाइड कर पाएंगे कि जब हमारे पास दो माध्यम दिए हुए हों और दोनों माध्यम के अंदर हमको ये पता करना है कि किसमें कण दूर दूर होंगे और किसमें कण पास पास होंगे। तो जिसमें जो दूर दूर होंगे वह हमारा विरल माध्यम होगा और जिसमें कण पास पास होंगे वो हमारा सघन माध्यम होगा। अब देखो कई जगह ये बताया जाता है कि वायु को विरल माध्यम में लिया जाता है, इसको मतलब वी से वह याद रखकर बताया जाता है कि वायु से विरल हो जाएगा, लेकिन ये हर बार के लिए सत्य नहीं होता। क्योंकि अगर हम एक माध्यम निर्वात की बात करें, निर्वात में हमको पता है कुछ भी नहीं होता, मतलब वहाँ पर किसी के भी कण उपस्थित नहीं होते। इसका मतलब कणों की जो दूरी है वो बहुत दूर दूर होती है। और एक दूसरा माध्यम है हमारे पास वायु और ये है निर्वात। तो अब निर्वात में कण काफ़ी दूर दूर हो गए, तो इसका मतलब ये हमारे पास वायु माध्यम जो विरल माध्यम होना चाहिए ये। अब ये तो अगर विरल माध्यम हो गया तो इसका मतलब वायु जो है वो फिर हमारे पास सघन माध्यम हो जाएगा। वायु सघन माध्यम हो गया। तो इसलिए विरल और सघन का मतलब है कि विरल का मतलब जिसमें कण दूर दूर हों और सघन का मतलब जिसमें कण पास पास हों। इसमें जो कण दूर दूर होंगे और इसमें कण होंगे पास पास। तो बस इतना ध्यान रखना है कि विरल और सघन माध्यम का मतलब हो गया विरल में दूर दूर कण होते हैं जबकि सघन माध्यम में पास पास कण होते हैं। अब ये जो हमारे पास किरण है जो इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है, वो पृष्ठ कैसा भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर हमारे पास जल है, समुद्र का जो जल है, अब समुद्र के नीचे का जो मतलब हो गया हमारे पास पूरा माध्यम, वो तो जल माध्यम हो गया। और ऊपर जो समुद्र के पृष्ठ से ऊपर की अगर बात करें तो वो हो गया हमारे पास वायु माध्यम। ये हमारे पास वायु है ऊपर, अगर समुद्र का पृष्ठ माने तो नीचे जल के कण हैं और ये जल के कण हैं, तो ये हो गया सघन माध्यम। तो दो माध्यम हो गए, वायु माध्यम और जल माध्यम। अब जब प्रकाश की किरणें आती है और इस पृष्ठ पर आपतित होती है तो ये जो किरणें हैं वो इस पानी के अंदर जाएगी। तो पानी के अंदर जब जाएगी तो ये जो इसकी जो तीव्रता है प्रकाश की, या तो कम होगी या ज़्यादा होगी और ये दिशा भी विचलित हो जाएगी। अब जो आने वाली किरण है अपवर्तन की घटना में, इसको आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और ये जो आगे जा रही है किरण, दूसरे माध्यम में जा रही है, इसको अपवर्तित किरण बोला जाता है। इस किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। और इन दोनों किरणों के बीच में इस पृष्ठ के लंबवत हम एक अभिलंब की कल्पना करते हैं। ये है हमारे पास अभिलंब है।
तो अपवर्तन की घटना में दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब एक ही पृष्ठ में स्थित होते हैं। तो पहला नियम हो जाएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब इस पृष्ठ के एक ही तल में स्थित होते हैं। सेकंड, अगर इसका नियम देखें तो देखो, जो आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ कोण आई बना रही है, इंटर, और ये जो हमारे पास अपवर्तित किरण है वो इस अभिलंब के साथ कोण ई बना रही है। अब देखो, परावर्तन की घटना में ये जब अगर बात करें, जब इधर ये लौट जाती है तो दोनों कोण बराबर होते थे, लेकिन अपवर्तन की घटना में ये दोनों कोण कभी भी बराबर नहीं होते। आई कभी भी बराबर नहीं होता ई या फिर आर के, और वो भी इस अपवर्तन की घटना में ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि इसका सेकंड नियम क्या है कि आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण आई की ज्या। अच्छा, ज्या का मतलब क्या होता है? ज्या को हम बोलते हैं साइन, और वो भी इस आई का। ज्या का मतलब होता है साइन, क्योंकि जब हम अगर मैथ में अगर बात करते हैं तो जहाँ पर त्रिकोणमिति जो एक्सरसाइज चलती है वहाँ पर ये शब्द आता है साइन, कोस, टेन, कोट, ये। तो ज्या का मतलब होता है साइन। तो आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण आई की ज्या। आई की ज्या का मतलब हो गया कि आई का साइन, तथा अपवर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण ई की ज्या का अनुपात। अनुपात का मतलब हो गया कि दोनों का भाग, यानी कि इस ई की ज्या, तो ई की ज्या क्या हो जाएगी? साइन ई। और इन दोनों का जो अनुपात है, इसका जो मान आएगा वो हमेशा एक निश्चित राशि आएगी। इसको हम बोलते हैं स्थिरांक। एक निश्चित मान आएगा, और इस स्थिरांक को हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। इस स्थिरांक को अपवर्तनांक भी कहा जाता है, और अपवर्तनांक को हम n से व्यक्त करते हैं, n से। तो इसका सेकंड नियम क्या हो जाएगा कि आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण आई की ज्या, यानी कि साइन आई, तथा अपवर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण ई की ज्या, मतलब साइन ई का अनुपात एक स्थिरांक होता है, और इस स्थिरांक को अपवर्तनांक कहते हैं। और इस जो हमारे पास सेकंड वाला जो नियम है, इस पूरे सेकंड नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, कि जो हमारे पास अपवर्तन की घटना में जो द्वितीय नियम होता है उसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। और वो द्वितीय नियम क्या होता है कि आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण आई की ज्या एवं अपवर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए कोण ई की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। उस स्थिरांक को अपवर्तनांक कहते हैं, और अपवर्तनांक को लिखते हैं हम n से। अब अगर हम यहाँ पर यह देखें कि वास्तव में अपवर्तनांक क्या है, तो हम देखते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। देखो, अपवर्तनांक का मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास दो माध्यम हो, और दोनों माध्यमों में अगर हम प्रकाश की चाल निकालें तो प्रकाश की चाल का जो अनुपात आएगा उसी अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात अगर कोई किरण पहले वायु माध्यम से आ रही थी तो वायु में प्रकाश की चाल हो जाएगी, वायु में प्रकाश की चाल, और इसको हम मान लेते हैं V1 है, V1 है। और ये जो वायु से प्रकाश की किरण आती हुई, और हम देखते हैं कि जैसे वो जल में चली गई तो इसमें जल में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, तो जल में प्रकाश की चाल, इसको हम मान लेते हैं V2 है। तो ये दोनों का अनुपात आ गया कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। और अपवर्तनांक को हम n से लिखते हैं, तो n बराबर हो गया V1 बटे V2। और दोनों का मतलब क्या है यहाँ पर, V1 और V2। V1 का मतलब है कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और V2 का मतलब है माध्यम 2 में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। इसको हम n से लिखते हैं। अरे कई बुक में n21 भी लिखा रहता है, n21। इस n21 का मतलब हो गया कि माध्यम 2 का माध्यम इस 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। मतलब अगर हमारे पास ये समुद्र हो, समुद्र में जो प्रकाश की चाल है वो हमारे पास अगर V2 होगी, ऊपर जो प्रकाश की चाल है अगर वो वायु के अंदर हमारे पास V1 होगी, तो अब इसको हम लिखेंगे तो अपवर्तनांक में कैसे लिखेंगे, n21 लिखेंगे। इस n21 का मतलब हो गया कि इस माध्यम 2 में जो प्रकाश की चाल है और इस माध्यम 1 में जो प्रकाश की चाल है,
तो माध्यम 2 का इस माध्यम 1 के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वो n21 के द्वारा लिखा जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास अपवर्तनांक। तो इसका मतलब है हमारे पास अगर कोई भी दो माध्यम दिए होंगे, दो माध्यमों में अगर प्रकाश की चाल दी हुई होगी तो उनका अनुपात निकालेंगे और सीधा ही अपवर्तनांक निकाल लेंगे। कभी कभी क्या होगा कि हमारे पास एक माध्यम में प्रकाश की चाल दे रखी होगी लेकिन दूसरे का अपवर्तनांक दे रखा होगा, लेकिन एक माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी होगी तो हम इस सूत्र से निकाल लेंगे। इसके बाद है हमारे पास एक और टॉपिक निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। अच्छा, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? देखो हमारे पास n बराबर अभी सूत्र आया था n21 बराबर आया था v1/v2। तो ये अपवर्तनांक का है। अगर हम इस v1 जो है वो माध्यम, अगर हम एक जो है माध्यम एक को अगर हम निर्वात मान लें, माध्यम एक को निर्वात मान लें, तो इसका मतलब है माध्यम 2 में जो प्रकाश की चाल होगी वो हमको इस निर्वात के सापेक्ष निकालना पड़ेगा। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है इसको हम c से व्यक्त करते हैं, और c का मान होता है जो शुरू में मैंने बताया था, प्रकाश की चाल निर्वात में 3.3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ से n21 बराबर आ जाएगा n21 बराबर v1 का मतलब हमने क्या लिया है? माध्यम एक निर्वात लिया है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल यहाँ पर कितनी आ जाएगी? इस v1 की जगह हमारे पास c लिख देंगे, तो c बटा और v2 की जगह हम लिख देंगे v, क्योंकि ये हो गई माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो निर्वात का और यहाँ पर माध्यम 2 है, कोई भी जो हमारे पास इसका अगर जो प्रकाश की चाल का अनुपात निकालेंगे वो हमारे पास इस निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे? अगर हमारे पास माध्यम एक निर्वात हो तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष जो अपवर्तनांक का मान आएगा उसे ही हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए निरपेक्ष जो अपवर्तनांक है या फिर जो हमारे पास अपवर्तनांक है, इसका मात्रक क्या होता है? तो आप लोग मुझे बताइए इसका मात्रक क्या हो जाएगा अपवर्तनांक का? अगर हम मात्रक की बात करें तो देखो मात्रक क्या आएगा, यहाँ से सूत्र अपवर्तनांक बराबर क्या आया था हमारे पास? n बराबर v1/v2, मतलब दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात। अच्छा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वेग का जो चाल है वो होता है मीटर प्रति सेकंड, और नीचे वाला भी वेग ही है तो इसका भी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड से ये मीटर प्रति सेकंड कट जाएगा, तो हमारे पास मात्रक क्या आ गया? सिर्फ केवल कटकर 1 आ जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए अपवर्तनांक का मात्रक कुछ नहीं होता, अर्थात मात्रकहीन राशि होती है। ये ध्यान रखना, कई बार ये 1 नंबर का पूछ लिया जाता है कि अपवर्तनांक का मात्रक ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है बताइए? तो इसका अपवर्तनांक का मात्रक होता है मात्रकहीन। मात्रकहीन का मतलब हो गया इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो ये है हमारे पास अपवर्तनांक का टॉपिक। अब हम देखते हैं कि जो प्रकाश की किरणें हैं अगर वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो किस तरफ मुड़ेगी, या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो किस तरफ मुड़ेगी। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। देखिए, जब ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से होती हुई इस सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये किधर जाएगी? तो हमको पता है ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, सॉरी यहाँ पर अभिलंब आएगा इनके बीच में, ये अभिलंब हो गया। अच्छा, ये अभिलंब हो गया। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण आगे जाएगी तो वो इस अभिलंब की ओर झुकेगी या फिर अभिलंब से ऐसे दूर हटेगी। तो देखिए, जब भी अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाती है। मतलब ये सीधी जानी चाहिए थी लेकिन ये सीधी न जाकर अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी इस तरीके से। तो अब देखो ये कोण कुछ अलग हो गया और ये कोण अलग हो गया, I और E, मतलब यहाँ कोण कम हो गया। तो कम क्यों हो गया? क्योंकि जो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही थी, इसलिए ये इस हमारे पास है अभिलंब की ओर झुक जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सघन माध्यम में जो कण है वो बिल्कुल पास पास होते हैं, वो जब पास पास होते हैं तो जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर झुकती जाती है हमेशा। अगर हम इसका विपरीत देखें, ऊपर जो है अगर सघन माध्यम हो हमारे पास, अगर ये सघन माध्यम है इसमें कण बहुत पास पास हैं और प्रकाश की किरण या फिर कोई भी किरण जो हो वो इस तरीके से आ रही है, ये हमारे पास अभिलंब हो गया। तो इस बार जो ये किरण है वो इस अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब ये सीधी जानी चाहिए थी, दूर हटने का मतलब थोड़ी और दूर चली जाएगी इस तरीके से। तो ये कोण इस बार ज़्यादा हो गया। तो
तो इसका मतलब है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, और वही जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये सघन यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अब देखो इसमें जो यहाँ पर जो अभिलंब के पास झुक गई और ये अभिलंब से दूर हटी है, इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। हमारे पास एक जंगल है और जंगल के अंदर हिरन दौड़ रहा है, और हिरन जब दौड़ रहा है उसके पीछे शेर दौड़ रहा होता है। अब अगर जंगल की बात करें तो जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। अब हिरन जब उसके अंदर दौड़ेगा तो उसके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। वो क्यों आएंगी? क्योंकि उनके रास्ते में जो वन है वो बहुत सारे आ जाएंगे, तो उसको भागने में दिक्कत होगी। तो इसका मतलब वो वन बहुत सारे हैं बीच बीच में। अब हम मान लेते हैं कि उस यहाँ पर कोई भी वन नहीं है और भागते भागते एक केवल खुला मैदान आ गया, बिल्कुल जैसे रेगिस्तान की तरह। अब वो यहाँ पर वो आसानी से दौड़ पाएगा बहुत तीव्र गति से, इसकी स्पीड जो है वो और बढ़ जाएगी। तो वो कब बढ़ी स्पीड? जब उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं हुई, जब वो पेड़ पौधे नहीं आए। इसका मतलब कण दूर दूर हो गए, मतलब पेड़ पौधे है ही नहीं, मतलब दूर दूर हो गए, तो स्पीड बढ़ जाती है। तो सेम यहीं पर भी ऐसा ही होता है कि जब प्रकाश की किरण यहाँ से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है तो इसके मार्ग में बहुत सारे कण आते रहते हैं, और जैसे ही ये विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो देखो कण दूर दूर हो गए, इसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती और इसकी स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ते ही ये इस अभिलंब से दूर हट जाती है। और अगर जैसे हम बात करें तो प्रकाश की किरण विरल से जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, जिसके कारण ये धीरे धीरे अभिलंब की ओर झुकती आती है। तो ये है हमारे पास दो चीज़ें, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, और जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा। अब इसी का प्रयोग करके हम एक उदाहरण देखते हैं कि जो बीकर के अंदर अगर हम पेंसिल या फिर पेन को रख देते हैं तो वो हमको मुड़ी हुई दिखाई देती है, ऐसी क्यों होती है। तो देखिए हम इसका एक कुछ समझते हैं। तो पानी में रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों? ये है आज का हमारा प्रश्न। इसको हम देखते हैं। हम मान लेते हैं हमारे पास ये बीकर है और बीकर में ये जल भरा हुआ है, और ये है हमारे पास इसमें जल भरा हुआ है, और अगर हम यहाँ पर एक पेंसिल डाल देते हैं इसके अंदर और ये यहाँ तक भरा हुआ है, और ये है हमारे पास एक पेंसिल, ये हो गई हमारे पास पेंसिल, और ये हो गई यहाँ पर पेंसिल की नोक। और ये जो वास्तविक स्थिति है अभी तक हमारे पास इस पेंसिल की, इसको हम वास्तविक स्थिति है, और ये इसकी नोक हो गई नीचे वाली, जिसको हम ओ से व्यक्त करते हैं। ये रियल स्थिति है और हम इसको बाहर से देख रहे होते हैं। तो अब देखो जो ये पेंसिल जब अंदर चली गई पानी के अंदर, तो इसका मतलब है कि जो पानी के अंदर जो इस पेंसिल से चलने वाली किरणें बाहर आएंगी, और ये जो पानी है वो हमारा किस तरह का माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। और जो बाहर है यहाँ पर वायु आ गई, हम वायु से माध्यम से देख रहे हैं तो ये विरल माध्यम आ गया, क्योंकि कण दूर दूर हो गए तो विरल माध्यम, पानी में कण पास पास होते हैं तो सघन माध्यम। अब हम देखते हैं कि इस पानी के अंदर से इस पेंसिल से जो चलने वाली किरणें हैं, तो देखो पेंसिल से चलने वाली किरणें ये होंगे हमारे पास इस तरीके से कुछ, और ये जो पेंसिल से चलने वाली किरणें हैं पानी में से जब बाहर आ रही है, इसका मतलब है कि वो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है ऊपर की ओर। जब हमको पता है, अभी हमने देखा था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और ये रहा इनका पृष्ठ और ये हो गया इनका अभिलंब। अब इसका मतलब है कि ये जब बाहर निकलेगी तो निकलने तो चाहिए कुछ इस तरीके से, लेकिन अभिलंब से थोड़ी दूर हटेगी, मतलब ये कुछ इस तरीके से आएगी ऐसे बाहर की तरफ, और ये वाली भी ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन ये इस तरीके से आएगी। और जो हमारी आंखों में जो ये किरणें प्रवेश कर रही है वो ये वाली कर रही है अभिलंब से दूर हटी हुई, और हम इसको यहाँ से देख रहे होते हैं इस तरीके से। तो ये है पेंसिल से जाने वाली किरणें। अच्छा, यही किरणें अब देखो जब ये आगे की ओर, हमारे जो नेत्र हैं इन किरणों को आगे की ओर बढ़ा देती है, जब ये किरणें आगे की ओर इस तरीके से बढ़ जाती है तो ये दोनों किरणें कहीं ना कहीं जाकर प्रतिच्छेद करेगी, और हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, दोनों किरणें यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसी बिंदु पर हमको ये पेंसिल ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देगी, मतलब यहाँ से तो ये यहाँ तक रहेगी, लेकिन ये वाली स्थिति अब इधर ऐसे हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ये वाली पेंसिल की स्थिति हो गई इस तरीके से। ये आभासी स्थिति है, और इसको हम मान लेते हैं कि ये ओ डैश है। ये तो ओ थी, वास्तविक स्थिति आभासी स्थिति हो गई ओ डैश। तो यहाँ पर हमको ये पेंसिल है वो इस तरीके से मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं कैसे दिखाई देती है।
जब पानी के अंदर किसी पेंसिल को डुबाया जाता है तो पेंसिल से चलने वाली किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही होती है तथा वे अभिलंब से दूर हट रही होती है, और ये अभिलंब से दूर हटी हुई किरणें ही हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है। और जब ये नेत्रें इन किरणों को आगे बढ़ाती है तो बिंदु ओ डैश पर इस पेंसिल का आभासी प्रतिबिंब बनाती है, और इस कारण हमको ये बिंदु ओ पर ना दिखाई देकर ओ डैश पर दिखाई देती है। इसी कारण हमको ये पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, वो भी केवल इन किरणों की वजह से, अभिलंब से दूर हटी हुई किरणों की वजह से। अभिलंब से दूर क्यों हट रही है वो मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश की जो ये पेंसिल से जा रही किरणें हो रही होती है वो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर चुकी होती है, इसलिए ये हमको मुड़ी हुई दिखाई देती है। और जब आप यहाँ से इस बिंदु पर अगर इस पेंसिल को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये हमको यहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि ये तो केवल प्रतिबिंब बन रहा है आभासी, लेकिन वास्तविक स्थिति तो ये है यहाँ पर। सेम यही घटना सिक्के के साथ होती है। जब सिक्के को हम यहाँ पर रखते हैं, अब देखो सिक्के से चलने वाली किरणें भी पहले तो ये सघन से विरल माध्यम में जाएगी, फिर ये दूर हटेगी और ये पीछे बढ़ाएंगे तो सिक्का हमको ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वास्तव में जबकि ऊपर उठा हुआ दिखाई नहीं देता। दोनों का सेम ही आंसर है कि पानी में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना और पानी के अंदर रखी पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना क्यों, स्पष्ट कीजिए तो दोनों का ये एक ही आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी इसके जो आगे का चैप्टर है अपवर्तन की घटना पर जो गोलीय लेंस से हमारे पास हैं उनसे बनने वाले प्रतिबिंब हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।